देखो तो सही, आवाज आ नहीं रही है, बच्चे बोल रहे हैं तब देखा है मैंने। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बोला कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएंगे आज की क्लास के एक अच्छी सी और एक बेहतर शानदार सी राइटिंग में नोट्स बनाने के लिए। आवाज पहुंच गई होगी सब लोगों तक, एक बार थम्स अप कर दें। बिल्कुल आवाज आएगी, माइक बंद था। सोनाया सिंह, कमला रानी, लक्ष्मी, बिल्कुल आपका दीपक कुमार हैं, अनिकेत कुशवाहा, कंचन तिवारी, शिवम कुमार, मंजीत, यश जैन, शोभा कुमारी, दुर्गेश कुमार, पिंकू शर्मा, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो जो हम नोट्स बनाने की सीरीज चला रहे हैं उससे आगे बढ़ेंगे बच्चे आज। ओके ओके भाई, शुरू करते हैं इसको एक बार। और शुरू करेंगे कहाँ से? द्विवेदी युग जागरण सुधार काल से। द्विवेदी युग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है बच्चे किसका? श्रीधर पाठक का नाम आएगा। किसका? श्रीधर पाठक का नाम आता है। और श्रीधर पाठक की पहली रचना है, श्रीधर पाठक की रचनाओं की बात करते हैं तो नोट बना करके लिखना। इन्हीं की रचना है कौन सी? गुणवंत हेमंत। क्या बोलते हैं? गुणवंत हेमंत। और खड़ी बोली की पहली कविता इसको कहा जाता है। किसकी कविता कहा जाता है बच्चे? खड़ी बोली की पहली कविता इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत? खड़ी बोली की पहली रचना कविताओं में क्या बोलोगे? खड़ी बोली की पहली कविता, खड़ी बोली की पहली कविता। बच्चे बोर्ड पे जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे ही नोट्स बनाना आप लोग भी। अगर मैं साइड में लिखता हूँ तो साइड में लिखो, ठीक है? खड़ी बोली की पहली कविता होगी। श्रीधर पाठक की बाकी रचनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी आती हैं? कश्मीर सुषमा। क्या बोलोगे? कश्मीर सुषमा इसकी रचना है। श्रीधर पाठक की रचना है वनाष्टक। वनाष्टक और भारत गीत किसकी रचनाएं हैं? भारत गीत किसकी रचनाएं हैं? ये हैं आपकी श्रीधर पाठक की रचनाएं, ठीक है? श्रीधर पाठक के बाद में बच्चे दूसरा नाम आता है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका नाम आएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पेन कुछ ज्यादा पतला नहीं हो गया ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बच्चे आप लोगों को मैं सिर्फ दो रचनाएं याद करने की सलाह दूंगा। काव्य में कौन कौन सी हैं आपकी? एक काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, और एक है आपकी गंगा लहरी। काव्य मंजूषा, गंगा लहरी, गंगा लहरी, काव्य मंजूषा और गंगा लहरी। विशाल त्रिवेदी, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। दोस्त ध्यान से चला करो, रोड पे हेलमेट वेलमेट पहन के मेरे भाई, प्लीज ध्यान रखो बहुत सारा, ठीक है? चलो भी, अमर सिंह, इसी वीक हिंदी खत्म हो जाएगी बच्चे। इसका मतलब है, मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ इसी वीक हिंदी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं, नहीं तो आपको पता होता है। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम में इंपोर्टेंट मार्क करना बच्चे, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। अयोध्या सिंह उपाध्याय। और टाइटल क्या था इनका? क्या उपनाम से लिखते थे? हरि ओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। कौन सी रचना इनकी फेमस है? सबसे प्रमुख रचना इनकी दोस्त मानी जाती है प्रिय प्रवास। क्या बोलोगे? प्रिय प्रवास। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। मैंने बोला खड़ी बोली की पहली कविता तो गुणवंत हेमंत। आपसे पूछे खड़ी बोली की पहली रचनाओं में भी, कविताओं में कौन शामिल है, तो गुणवंत हेमंत है। आपसे पूछे खड़ी बोली का पहला उपन्यास, इंपोर्टेंट मार्क रखना दोस्त, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। खड़ी बोली का, खड़ी बोली का पहला उपन्यास है कौन सा? आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के बाद में बच्चे बात आती है किसकी? और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं पारिजात, वैदेही, वनवास। लिखो,
पारिजात, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास के बाद में बच्चे प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच, कल्पलता, कल्पलता, और कल्पलता के बाद में नाम आता है आपका रस कलश का, रस कलश। किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचनाएं हैं। बोलो एक बार। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला उपन्यास, फिर आपका पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम प्रपंच, आपका कल्पलता और रस कलश, इनकी रचनाएं हैं। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। भैया जी आप खत्म मत करो, हिंदी को पढ़ाते रहो प्लीज। अरे वाह, कुछ पैदा कर लूं अलग से नया, काव्य शास्त्र पढ़ाने लग जाऊं तुम्हें? वो मैंने नहीं पढ़ा कभी, फिर मुझे पहले वो सीखना पड़ेगा, पहले मुझे जानना पड़ेगा, तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या बोल दिया मैंने आपसे? खड़ी बोली का पहला उपन्यास कौन सा है? वो कौन सा है आपका? बोलेंगे भैया खड़ी बोली का पहला उपन्यास। ठीक है, इसी को बच्चे हम लोग आपसे पूछा जाएगा महाकाव्य। सॉरी मैंने गलत शब्द लिखा है बच्चे यहाँ पर, उपन्यास नहीं, महाकाव्य। क्या लिखोगे? पहला महाकाव्य। महाकाव्य की कोटि में रखते हैं, जैसे कामायनी एक महाकाव्य है, तो महाकाव्य शब्द ज्यादा शुद्ध रहेगा उपन्यास से भी। उपन्यास तो क्योंकि हम अभी काव्य पढ़ रहे हैं ना, अभी हम गद्य पर पहुंचे ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता अभी तो कि हम उसको एक उपन्यास नाम दे दे। अभी तो उपन्यास हमने शुरू भी नहीं किए। चलो भाई, नेक्स्ट नाम किसका आएगा इसमें? तो रचनाएं याद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल खत्म होने वाली है। इसी में आता है आपका जागरण सुधार काल में नाम मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचनाएं हैं बच्चे? लिखना ऐसे ही, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध के बाद में गुरुकुल, गुरुकुल के बाद में किसान, किसान के बाद में दोस्त साकेत। क्या बोलोगे? साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती, साकेत अयोध्या को बोलते हैं, जानते हो ना, अयोध्या का पुराना नाम है भारत भारती। और भारत भारती के बाद में आपका पंचवटी। फिर लिखी कौन सी? मेघनाथ वध, मेघनाथ वध। चलो अब मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानो। मैथिली शरण गुप्त जी को बोलते आधुनिक युग का तुलसीदास। क्या बोलते हैं? आधुनिक युग का तुलसीदास। आधुनिक युग का तुलसीदास किसको कहा जाता है? किसको कहेंगे? मैथिली शरण गुप्त जी को कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी भारत भारती रचना। 1912 में इसकी रचना करी, तब महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था राष्ट्र कवि। क्या बोलेंगे? लिख लेना, 1912 में इसी रचना के बाद गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा, राष्ट्र कवि कहा। कौन सी रचना थी? भारत भारती रचना। कोई दिक्कत? फिर आते हैं हमारे हिंदी भाषा के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु। क्या बोलेंगे? काव्य और महाकाव्य क्या अलग होता है? रागिनी गुप्ता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। काव्य होता है गुड़िया एक छोटा रूप। जैसे मैं आपसे बोलूं कि उपन्यास का छोटा रूप क्या होता है? आपका एकांकी, एक अंक का।
वो नाटक का भी छोटा रूप होता है। छोटा रूप, महाकाव्य मतलब बड़ी रचना, ग्रंथ और महाग्रंथ, यही अंतर है। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेघनाथ वध हो गया, मैंने बोला इसके बाद आते हैं कामता प्रसाद गुरु। लिखो भाई, कामता प्रसाद गुरु। और बच्चे, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना आपको, किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता है? हिंदी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता है? पाणिनि जानते हो? वैयाकरण थे हिंदी भाषा के पहले, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। हिंदी भाषा के पाणिनि कौन कहे जाते हैं? कामता प्रसाद गुरु। पाणिनि कौन है? हिंदी के प्रथम वैयाकरण। मतलब वैयाकरण होता है जो व्यक्ति अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द में भी हमने पढ़ा, जिसको व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। हिंदी के प्रथम वैयाकरण। कोई दिक्कत दोस्त? वो कौन है? पाणिनि। और पाणिनि की रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी रचना। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? किसको संज्ञा दी गई कामता प्रसाद गुरु को? जो नाम मैंने आपको विराम चिन्हों में भी बताया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात आती है तो कौन कौन सी? एक तो भौमासुर वध और एक विनय पचासा। क्या बोलोगे? भौमासुर वध, कौमा विनय पचासा। ये किसकी रचनाएं हैं बच्चे? ये रचनाएं हैं कामता प्रसाद गुरु की। बस द्विवेदी काल में आपको इतनी रचनाएं याद रख लेनी है। फिर आते हैं छायावाद की तरफ। द्विवेदी काल के बाद में आया छायावाद। ठीक है, क्या बोलोगे? छायावादी कवियों में कौन कौन सी रचनाएं हमको याद रख लेनी है? छायावाद, सॉरी, छायावाद की रचना। छायावाद, छायावाद की बात जब दोस्त आती है तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युगीन कवि नहीं है, जो छायावाद में कवि नहीं था? तो 4 प्रमुख नाम है, 2 छोटे नाम है, देखना कौन कौन है। छायावाद के चतुष्पद हैं। चतुष्पद मतलब 4 पैर, जिनके ऊपर ये छायावाद कहलाया। छायावाद के चतुष्पद 4 पैर कहलाते हैं। कौन कौन है वो चारों? सबसे बड़ा नाम है जयशंकर प्रसाद। अब आने लगेंगे आप लोगों को ऐसे नाम ध्यान जो आपने सुन रखे हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद। पुराने नाम आप लोगों ने कम सुने हैं। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथा नाम आता है बच्चे इसमें महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा। नाम तो 2 और हैं, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। लेकिन उससे पहले आपको क्या सीखना है, देखो समझे। छायावाद के चतुष्पद कहलाते हैं कौन? ये चारों। बोलो भाई, नाम कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। कोई दिक्कत? यही बात आती है बच्चे कि जयशंकर प्रसाद को कहा गया क्या? जयशंकर प्रसाद को कहा गया ब्रह्मा। किस युग का ब्रह्मा? छायावाद का। सुमित्रानंदन पंत की तुलना की इन्होंने विष्णु से।
और सूर्यकांत त्रिपाठी की तुलना की किससे? महेश यानी भगवान शिव से तुलना कर दी, भगवान शिव से। और इन तीनों को कहा गया क्या? वृहत्रयी। समझे? छायावाद के वे कवि जो वृहत्रयी में शामिल हैं, यानी वृहत मतलब वो बड़े बड़े कवियों में शामिल है, तो कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा जिनको दी गई, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। फिर बात आती है, क्या इसमें ये शामिल नहीं है भैया वृहत्रयी में? वृहत्रयी में क्या महादेवी वर्मा शामिल नहीं है? नहीं। इसमें नाम आता है बच्चे राम कुमार वर्मा। आगे चल के आप इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इन तीनों को शामिल किया गया है किसमें? लघुत्रयी में। त्रयी मतलब तीन, लघुत्रयी। तो वृहत्रयी में तीन शामिल बड़े कवियों में, लघुत्रयी फिर शामिल किए गए बाद के तीन, कौन कौन से? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और आपके भगवती चरण वर्मा। ठीक है बच्चे, बीए के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। चलो, छायावाद के चतुष्पद कहलाते हैं। तो चतुष्पद में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चतुष्पद में चार नाम, वृत्रयी पूछे तो तीन नाम, लघुत्रयी पूछे तो बच्चे कितने? आप लोग कहेंगे तीन नाम। तो यहीं से शुरू होते हैं। नंबर एक किससे पढ़ना शुरू करेंगे? जयशंकर प्रसाद जी से। बोलो जयशंकर प्रसाद जी से। भगवान शंकर की जय। जयशंकर प्रसाद। 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु। आप लोगों से ये चीजें मैं कह सकता हूं नहीं पूछी जाएंगी, नहीं। ठीक है। आवाज थोड़ी सी तेज करवा दो सर जी, क्योंकि मैं मार्केट में हूं, काफी शोर हो रहा है। अब भाई तू रेल की पटरी पर जाकर बैठ जाए, तो ये क्या हमारी गलती है? तुम अकेले में पढ़ाऊंगा मैं आके। मेरे भाई राकेश, राकेश नहीं राजेश, अकेले में पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों में। जयशंकर प्रसाद जी की बात आती है बच्चे, क्या बोलोगे? उपनाम था इनका कलाधर। उपनाम कलाधर। कलाधर उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? क्या बोलोगे? जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। कौन लिख देंगे? जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। किस नाम से? कलाधर उपनाम से रचनाएं। यहां तक कोई दिक्कत? लिखना। इनकी पहली कविता कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कविता कौन सी है? वो है बच्चे सावन पंचक। बोलो, सावन पंचक इनकी पहली कविता में शामिल है। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। गुरुजी इनकी रचनाएं भी लिखवा दो प्लीज। और अरे लिखवाऊंगा रचनाएं यार, सबकी लिखवाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है खाली नाम बता के छोड़ दूंगा, सबकी रचनाएं करवाऊंगा। चलो भाई, पहली कविता क्या बोलेंगे? पहली कविता है सावन पंचक। बाकी रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी। उर्वशी कविता किसकी है? उर्वशी कविता जयशंकर प्रसाद की। हम लोग सोचते हैं बहुत सारे बच्चे कि नहीं जी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं, तो इनकी एक कविता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की है ना, जिसको 1972 में क्या मिला? ज्ञानपीठ मिला। तो एक कविता किसकी है? उर्वशी नाम से कविता जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है। तो कितने की हो गई उर्वशी? अभी तक दो की हो चुकी हैं। किस किस की? किस किस की? उर्वशी रौतेला नहीं है, उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये 1909 की रचना है इनकी उर्वशी। उर्वशी जो एक चंपू काव्य है। क्या है? एक चंपू काव्य है। दिमाग में प्रश्न आता है चंपू काव्य क्या होता है? जब बच्चे कविता और गद्य पार्ट को मिला दिया जाए, गद्य प्लस पद्य यानी पोयम और पैसेज। पैसेज समझते हो ना? पोयम गद्यांश और काव्यांश दोनों को मिला दिया जाता है,
तब चंपू काव्य निर्मित होता है। चंपू काव्य ऐसी ही रचना है कौन सी आपकी? उर्वशी। झरना, आंसू, बताओ भी आप कौन कौन सी रचनाएं जानते हो, एक एक रचनाएं लिखो। झरना हो गई, आंसू हो गई, ठीक है। और आंसू को बोलते हैं हिंदी का मेघदूत। भाई मेघदूत मैंने इतिहास में बताया था आपको, कालिदास की रचना है, वो तो संस्कृत में लिखा उन्होंने। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत, ठीक है। जो झरना है इसको बोलते हैं छायावाद की पहली रचना। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? छायावाद की पहली रचना, या बोलते हैं पहली प्रयोगशाला। छायावाद की पहली प्रयोगशाला किस रचना को माना गया है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कौन सी है? झरना है। झरना हो गया, आंसू, फिर आते लहर और कामायनी की बात पर। क्या बोलोगे? आंसू, कामायनी किसकी है रचना? और लहर रचना किसकी है? लहर लिखा तो नहीं, लहर रचना किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविताएं हैं। कोई दिक्कत? कंकाल तितली नहीं बच्चे, वो उपन्यास में लिखेंगे। कंकाल तितली, इरावती इनका अधूरा है, क्रम से चलते रहेंगे, ठीक है। नहीं, दोनों कभी नहीं आएगा, दोनों कभी एक ऑप्शन में नहीं आ सकते। उर्वशी के रचनाकार, घबराओ मत, आए तो रामधारी सिंह दिनकर चुन लेना। अधूरा बच्चे नाटक नहीं है, उपन्यास है इरावती। अरे सब पढ़ोगे यार क्रम से, उपन्यास आने दो तब बताऊंगा। हाँ भाई, कामायनी में बच्चे याद रख लेना 15 सर्ग है, पूछा जाता है कामायनी में कितने हैं? 15 सर्ग हैं। और इन 15 सर्ग में कौन कौन से प्रमुख हैं आपके? मनु, श्रद्धा और ईडा। है तो और भी बहुत सारे, रहस्य है, संघर्ष है, उन्माद है, चिंता है। प्रसिद्ध कौन से हैं? क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है, पूछता है जयशंकर प्रसाद के कामायनी में जो मनु है वो किसको कहा गया है? मनु मन को, श्रद्धा किसको कहा गया है? हृदय को कहा गया है, हृदय को कहा गया है। ईडा किसको कहा गया है? ईडा कहा गया है बुद्धि को। ईडा किसको दर्शाता है? ईडा सर्ग बुद्धि, श्रद्धा हृदय को, और आपका मन, मनु जो है वो किसको दर्शाएगा बच्चे? मन को दर्शाएगा, ठीक है। कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी कृति किसी कवि के द्वारा की गई वो रचना कहलाती है। जब उसको काव्य के फॉर्म में, यानी कि आपका दोहा, चौपाई इत्यादि का प्रयोग करके लिखा जाता है तो वो क्या बन जाती है? वो कविता बन जाती है। कामायनी भैया जी एक महाकाव्य है ना? जी हाँ, एक महाकाव्य है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अयोध्या भी आऊंगा बच्चे, क्लास के बाद में ही आऊंगा अयोध्या। नोट करो भाई फटाफट से। तो बोलो एक बार कौन कौन सी रचनाएं सावन पंचक से लेकर के उर्वशी, उर्वशी, आंसू, लहर, कामायनी, झरना और मनु, श्रद्धा, ईडा, ये आपका भूलना नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे। फिर ऐसे ही नाम आता है बच्चे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ये दोनों आए थे यूपी कांस्टेबल में, यही पूछे जाते हैं यार घूम फिर के प्रश्न। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हम अपना संग्रह इतना अच्छा कर लेंगे कुछ मिस हो ही नहीं सकता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो भाई, क्या बोलोगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने। चलो आ जाओ। अनामिका, तोड़ती पत्थर किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। परिमल इनका एक काव्य संग्रह है और इस परिमल की काफी रचनाएं प्रसिद्ध है। पूछ लेता है परिमल किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसी परिमल में है आपके संध्या सुंदरी,
संध्या सुंदरी। तो पूछता है संध्या सुंदरी किसकी रचना है? परिमल एक पूरा काव्य संग्रह है और उस काव्य संग्रह में क्या है, कविताएं हैं बहुत सारी। जैसे संध्या सुंदरी नाम से है, जूही की कली नाम से है, जूही की कली, जूही की कली, ठीक है। बादल राग, बादल राग किसकी रचनाएं हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। भिक्षुक, इस पे मार्क करना इंपॉर्टेंट, भिक्षुक कविता किसकी है? इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन रखेंगे। बहुत बढ़िया। परिमल के साथ में एक और इन्होंने काव्य संग्रह लिखा और उसका काव्य संग्रह का नाम रखा क्या? अनामिका तो हम कर चुके, तोड़ती पत्थर कर चुके। एक चीज मिस कर गए हम, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ये किसमें है? आपके अनामिका संग्रह में है, दोनों के दोनों। परिमल, संध्या सुंदरी, जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, नए पत्ते, नए पत्ते के बाद में आपका क्या बच्चे? बेला, फिर आपका गीतिका, गीतिका किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया। अनामिका, तोड़ती पत्थर, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला और गीतिका। एक समास का क्वेश्चन पूछ रहा है। दोनों दे रखे हो तो पीतांबर में मेरे दोस्त बहुवीरी चुन लेना, ठीक है? खुश, खुश हो अब तो? एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर जरूर गड़बड़ में पैदा करोगे तो मैं मन करता है सर जान से मार दूं, जान से। तीसरे कौन बताए? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद में। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की बात आती है तो कौन सी रचना लिखते हैं? उच्छ्वास, पल्लव, उच्छ्वास, पल्लव, ग्राम्य, ग्राम्य, गुंजन, ग्राम्य, गुंजन, युगवाणी, युगवाणी, चिदम्बरा। ये पुरस्कारों में बताऊंगा कि 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन, गांधी जी के चरित्र के ऊपर लिखा है इन्होंने। और कला और बूढ़ा चांद, कला और, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। बोलते रहो बच्चे एक एक बार, ऐसे ही नाम आता है फिर महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा, क्या बोलते हैं इनको? आधुनिक युग की मीरा, या हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी यानी सरस्वती। वीणा पाणी किनको बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, या बोलते हैं हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। वीणा पाणी बोले तो मां सरस्वती, बहुव्रीहि समास। भैया इनमें से किस लेखक की कौन सी ऐसी अच्छी है जो हमारे पढ़ने के लिए बहुत शिक्षा मिल सके? मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए सबसे पहले। भिक्षुक भिखारिक कहते हैं, हाँ भिखारिक कहते हैं, ठीक है भाई। महादेवी वर्मा जी की कविताओं में कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख है? पहली रचना इनकी शुरुआती रश्मि, रश्मि, नीरजा, यामा जिसको 1982 में ज्ञानपीठ मिला, दीप शिखा,
क्या बोलोगे? दीप शिखा, निहार और सांध्य गीत। और सांध्य गीत ये किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। तो ये चार किन में शामिल हैं दोस्त? अब रचनाएं परिचित और नाम परिचित आने लग गए होंगे ना। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बच्चे कई कई बार लिखवा रखे हैं। शायद जो बच्चा सुबह 9 बजे के प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ होगा उसके बहुत सारी रचनाएं पहले से याद हो चुकी होंगी। कोई नहीं, तेज बोल लूंगा बच्चे, में तेज बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अतीत के चलचित्र अभी नहीं लिखेंगे बच्चे, अतीत के चलचित्र नहीं लिखवाया। अतीत के चलचित्र बच्चे जब रेखा चित्र में आपको बताऊंगा ना संस्मरण क्या होते हैं तब लिखवाऊंगा अतीत के चलचित्र। ठीक है, अभी कविता पढ़ रहे हैं हम, कविता। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? अबे सुमित्रा नंदन पंत आदमी है, महादेवी वर्मा औरत है। ठीक है। फिर नाम आता है बच्चे आगे इन्हीं में, माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी की 3 रचनाएं आपको याद रख लेनी है। कौन कौन सी? हिम तरंगिणी। पुरस्कार बच्चे बाद में करवाऊंगा मैं इकट्ठे किस रचना को मिला है। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि हिम तरंगिणी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 का, नहीं, इकट्ठे एक साथ। ठीक है। आज की क्लास में अलग मजा आ रहा है क्योंकि ये सारे नाम सुने हुए हैं। गौरव सिसोदिया, अब पगलू, ये कौन सी बात हुई? जो जानते हो उसे पढ़ के मजा आता है, उसको पढ़ के मजा आना चाहिए जो नहीं पढ़ा पहले। हिम तरंगिणी, अच्छी बात है, ये सारे नाम परिचित होंगे ना क्योंकि मुझे खुद याद है मैं ये नाम आपके सामने कई बार ले चुका हूं। हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, तीन ही आएगा भाई। और समर्पण। समर्पण ये किसकी रचनाएं हैं बच्चे? माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और याद रख लेना माखन लाल चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा किसको कहते हैं? क्या बोलोगे? माखन लाल चतुर्वेदी हैं जी। ऐसे ही बच्चे नाम आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। नवीन उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, एक तो रश्मि रेखा और एक कुमकुम। क्या पूछता है? कुमकुम रचना किसकी है? कुमकुम। यह पूछेगा आपसे रश्मि रेखा रचना किसकी है? रश्मि रेखा रचना किसकी है? आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चे, गिद्ध की नजर से, बाज की नजर से 1 मिनट में जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ दो फटाफट से। गुरुजी इन 3-4 लोगों के नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बड़े नाम हैं हिंदी साहित्य के। बहुत बोलो फटाफट से। उपनाम ऐसा नहीं है, उपनाम के लिए एक लिस्ट भी ले आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, एक पीडीएफ तैयार करा के, और उपनाम की एक पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, है ना। और भी बहुत सारे उपनाम रह जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लेखक, छोटे लेखक भी हैं। पढ़ाऊंगा, मतलब पीडीएफ नहीं दूंगा, पढ़ा दूंगा। चलो मैं आपको उपनाम की भी एक लिस्ट, ठीक है? ठीक रहेगा ना फिर तो एकदम बढ़िया। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन आ जाते हैं। फिर आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन आती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। आज सुबह भी मैं इनकी रचनाएं तुम्हें लिखवा रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत देश के ऊपर बहुत लिखा है। कविताएं वीर रस की कविताएं हैं इनकी, वीर रस की कविताएं। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है? तो झांसी की रानी। क्या बोलोगे? झांसी की रानी। झांसी की रानी स्वदेश के प्रति, स्व मतलब अपने देश के प्रति, स्वदेश के प्रति
जलिया वाला बाग बोलते क्या है? जलैया वाला। जलैया वाला बाग जो आपने इतिहास में भी पढ़ा, 13 अप्रैल 1919। और एक रचना है इनकी, झंडे की इज्जत में। झंडे की, झंडे की, झंडे की इज्जत में। झंडे की इज्जत में। कोई दिक्कत भाई? चलो भाई, कोई अंतर नहीं होता दीपक पाल जी, कोई अंतर नहीं होता। तो क्या बोलोगे? झांसी की रानी। लाइन सुना दो भाई, झांसी की रानी की कुछ क्या बोली थी? झांसी की रानी सुना है तुमने? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बोला? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में छाई फिर नई जवानी थी। गुम हुई, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हीरोज भी कह के गया था ना, भारत के इतिहास में एक महिला जो पुरुषों की तरह लड़ी। चलो भाई, एक कह रहा सुभद्रा तो कृष्ण जी की बहन का नाम भी है। महाभारत में पहुंच गया। अर्जुन जीजू इधर देख लो। बहुत बढ़िया सर, मैं झांसी से हूँ। सौभाग्य है आपका बच्चे, ऐसी भूमि से आप संबंध रखते हैं, गर्व करो इस बात का। ठीक है भाई, बस सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना याद रख लेना। इसके बाद में आते हैं हम किस में? छायावादोत्तर में। छायावादोत्तर काल बोले तो छायावाद के बाद का। छायावादोत्तर काल, इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें नाम आता है बच्चे सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल का, बालेंदु जी जिनको बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, बालेंदु। क्या लिखी इनकी रचना कौन सी है? अपूर्वा। अपूर्वा, युग की गंगा, युग की गंगा, नींद के बादल। नींद के बादल इन्हीं की रचना है। ठीक है। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं। और एक रचना है इनकी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या बोलोगे? फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी के नाम में नाम आता है आपका धर्मवीर भारती। इस नाम से भी आप लोग परिचित होंगे, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की काव्य में रचनाएं आती हैं, लिख लो पहले इसको। ठंडा लोहा, देशांतर। बोलोगे फटाफट से? अंतर कोई नहीं है बच्चे, विशेषज्ञों ने क्या है, काल विभाजन कर रखा है बस, अंतर कुछ नहीं। बोलो। धर्मवीर भारती की रचनाओं में नाम आता है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। और आपका देशांतर रचना है, देशांतर। अंधा युग, अंधा युग। अब कुछ रचनाएं रह गई होंगी जो आप जानते होंगे, जैसे कि आप कहने लग जाओ जी सूरज का 7वां घोड़ा। आगे नोट करेंगे, वो गद्य का भाग है, पद का भाग नहीं है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत बच्चे? ठंडा लोहा
देशांतर, अंधायुग, कनुप्रिया। चलो भाई, किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती जी के बाद में नाम आता है बच्चे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सबसे इंपॉर्टेंट रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग, ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। जंगल का दर्द, एक सूनी नाव। क्या बोलोगे? एक सूनी नाव किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। यही नाम आता है बच्चे मुक्ति बोध का। लेखक हैं और नाम क्या था इनका? गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। दो रचनाएं याद रख लेनी है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। बोलो भाई, कर रहे हो भाई कसरत? नहीं, बढ़िया तरीके से लिख रहे हो या नहीं? ये कमजोर पड़ चुके हो? चलो, क्या बोलोगे? मुक्ति बोध की रचनाएं क्या बोली? भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। बजाओ ताली, आप लोगों ने हिंदी साहित्य का 60% पाठ पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठेले पर हिमालय भी है। वो निबंध है विशाल सोनकर जी, उसको निबंध में लिखेंगे जब निबंध नोट कराऊंगा। पक्के कर दिए जी पढ़ाते पढ़ाते। अरे तुम मुझे पल्ले नहीं पड़े बेटा, ऑनलाइन पल्ले पड़े हो। काश तुम मुझसे ऑफलाइन पढ़ पाते, काश तुम मेरे पल्ले पढ़ पाते, काश। चलो, है भी ऐसा कोई जो ऑफलाइन पढ़ाओ? होंगे तो सही बच्चे, ऐसा तो नहीं है, हो नहीं सकता। सर जी आपके पेन से पेन मिला के चल रहा हूं। चलो भाई, बिल्कुल मिलना दोस्त, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी सही में। ऐसे बच्चे आते हैं ना रूम में, मान के चलो मेरा रूम है, कोई आ जाता है ऐसे, तो मतलब सच में बहुत खुशी होती है। मुझे तो कहीं भी कोई मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पहली बात तो डिजर्व ना डिजर्व करना वो एक अलग सेशन है, वो एक अलग चीज़ है। हमें एक इंसान मिला और बहुत खुशी से मिला, और उसने एक मतलब इज्जत पेश की। मान के चलिए मैं किसी के लिए इज्जत पेश करता हूँ, मेरे गुरु जी है या कोई सम्मान्य है, मैं बहुत इज्जत से उनसे बात करूँ और वो मुझे इग्नोर करके चले जाए, हाँ ठीक है, शायद मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मेरे दोस्त, मैं इसी सिद्धांत पर जिंदगी जीता हूँ कि किसी चीज़ पर मुझको कैसा लगेगा वो बाकी सब पर अप्लाई कर दो। जैसा आप चाहते हो ना आपके प्रति हो, आपके लिए हो, ऐसा ही आप करो औरों के साथ। गाली सुन के आपको बुरा लगता है तो आप सोचो जो गाली आप देते हैं वो दूसरों को कैसी लगती होगी। खुद पर अप्लाई करो अपना आप, हमेशा अपना आप जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चे आते, एक लड़का आया ऐसे ही 3-4 कॉपी लेके आया, कह रहा जी गुरु जी बुरा मानो भला मानो, रात को बैठ के मेरी कॉपी के जितने भी मैंने शब्द लिख रखे हैं, मेरे नोट्स जितने भी, इनको चेक कर लो, इनमें कहीं गलती तो नहीं है। मैं कहा भाई ऐसा क्यों करने को तैयार है यार? कह रहा जी मुझे पता नहीं है कुछ भी। मैंने कहा चल तो साइड में बैठ जा, मेरा बोलता रहा, शायद क्लास में भी हो बच्चा अभी। होशियार बच्चा है, 98 परसेंटाइल है लेखपाल में भी।
ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, ऐसे बैठे दो तीन कह रहे जी सर जी साइड में बहुत देर होगी जी, सफ़र करते करते लेट जाऊं जी यहीं आपके साइड में ही बेड पे। मन भैया लेट जाओ और क्या। मैं सोया हुआ नींद में स्टूडियो में एक बच्चा आया और मेरी आंख तब खुली जब वो पैर दबा रहा था मेरे। मेरी उम्र का, मतलब मैं शर्मिंदा हुआ इस बात से। मुझे लगा यार तुम ये क्यों कर रहे हो, कह रहा जी सो जाओ करन दो बस। मैंने कहा, नहीं। तो मतलब ये मुझे बहुत खुशी होती है भाई कोई मिलना था। आप भी आओगे आप इस बात को फील करोगे कि मतलब मेरी खुशी अलग होती है, मेरी खुशी एक अलग होती है कोई भी आता है तो। और ऐसा ही होगा हमेशा, हमेशा ऐसा ही होगा। चलें भी आगे। चलो आ जाओ। अंतेवासी बना लो गुरुजी। अंतेवासी हो यार तुम, ये समझो यहां तक कोई दिक्कत। मुक्ति बोध हो गए हमारे, यहां तक कोई परेशानी नहीं भाई। आगे आती है बात। चलो हाँ, अभी नहीं, काव्य को खत्म कर लेते हैं अभी पहले। लिखो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बड़ा नाम है। रामधारी सिंह दिनकर, इनको बोलते हैं डिप्टी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। डिप्टी राष्ट्रपति कवि, या उपराष्ट्रपति कवि भी लिख लेना बच्चे। उपराष्ट्र कवि, उपराष्ट्रपति कवि के नाम से इनको जाना जाता है। समय सूर्य किसको कहते हैं, ये क्या है, ये उपनाम लिखा रहा हूं मैं आपको। समय सूर्य, अधैर्य का कवि, अधैर्य का कवि किनको बोलते हैं हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को कहते हैं। शुक्र मानो गुरुजी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, नहीं तो पल्ले बंध जाएंगे। चलो आ जाओ आगे। रश्मि रथी अभी नहीं आगे लिखेंगे बच्चे, क्या बोल रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। लिखो भाई, रचनाएं कौन कौन सी हैं। रेणुका, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बोलते हैं वैसे सही शब्द जो है। क्या बोला था बच्चे, रश्मि रथी, अच्छा सॉरी, मैं कुछ और सोच गया बच्चे। आप ठीक कह रहे थे एकदम। उर्वशी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। कोई दिक्कत भाई। और आपका रश्मि रथी, कर्ण के जीवन पर। रश्मि रथी, और एक बात याद रख लेना बच्चे, उर्वशी को गीति नाट्य भी कहते हैं, कहीं साइड में लिख लो। उर्वशी को, उर्वशी को गीति नाट्य भी कहा जाता है। गीति नाट्य भी कहा जाता है। ये मैंने आपको एक दिन कहानी सुनाई थी प्रैक्टिस सेट में, याद है कि उर्वशी डांस देखती रहती है, राजा पर मन विचलित हो जाता है, इंद्र देख लेते हैं उसके कदमों की ताल बिगड़ गई है उर्वशी अप्सरा की, उसको धरती पर जाने का श्राप दे देते हैं। था कौन कौन बच्चा था उस प्रैक्टिस सेट में। चंदायन नहीं बच्चे, लोकायतन, लोकायतन, लोकायतन। सर जी मुझे चेला बना सकते हो पक्का वाला। अरे भैया चेला हो तुम, गुरु हो गुरु, बड़े गुरु। वो नहीं कहता सिद्धू पाजी वाला गुरु, वो गुरु हो तुम, ओ गुरु। चलो भाई आगे चलें। आगे नाम आता है इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। किसका, सच्चिदानंद। ये सभी नाम आप लोगों ने बच्चे आज वाली क्लास के तो सारे सुन रखे, अब नाम ऐसे ही आते जाएंगे। सच्चिदानंद अब पढ़ने में इसको आपको थोड़ा एंजॉय आने लगा होगा क्योंकि नाम परिचित है। सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय उपनाम से रचनाएं लिखते थे। और मैं आपको बता चुका हूं यूपी पुलिस का ये सबसे फेवरेट नाम है, मार्क कर लेना। तो एक तो इनको जाना जाता है बच्चे किसके लिए, चार तार सप्तक के लिए। चार तार सप्तक, ये तार सप्तक क्या है जी? तो दरअसल में इन्होंने एक समय बताया और प्रत्येक तार सप्तक में इन्होंने कुछ कवियों के नाम कि इस प्रथम तार सप्तक में ये रचनाएं हुई, ये कवि थे। दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, चार तार सप्तक आए। लेकिन आपको क्या याद रख लेना है, लिखो पहला तार सप्तक, फिर लिखना दूसरा कब आया, फिर लिखना बच्चे तीसरा कब आया, फिर लिखना चौथा कब आया। चौथा तार सप्तक कब आया? 8-8 सालों का अंतर था। 1943 पहले तीन में, 1943 और 8 1951, 1951 8 1959 और लास्ट वाले में 20 वर्षों का अंतर। तो चारों तार सप्तक से नाम जुड़ा हुआ है किसका, अज्ञेय जी का। चौथे तार सप्तक में लिख लेना नामवर सिंह जी को भी श्रेय जाता है। नामवर सिंह को भी श्रेय जाता है। इसको नामवर सिंह को भी श्रेय जाता है। अब आ जाते हैं रचनाओं पर। रचनाओं पर लिखो भाई, रचना कौन कौन सी है इनकी। भग्नदूत है, इत्यलम है, भग्नदूत, इत्यलम किसकी रचनाएं हैं? आगे आएंगे। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिला। कितनी नावों में कितनी बार। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, बहुत तगड़े तगड़े नाम की रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। एक रचना है जितना तुम्हारा सच, जितना तुम्हारा सच। और एक है आंगन के पार द्वार, जिसके लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार, सॉरी। चलो भाई, यहां तक की क्लास में हम लोग अपना जो पद्य है उसको खत्म कर चुके हैं। कल हम शुरुआत करेंगे गद्य से, जिसमें इंसा उल्लाह की कहानियों से लेकर के बेताल 25 से लेकर के मुंशी प्रेमचंद तक हम पहुंचेंगे। सर जी अपनी फेवरेट मिठाई बता दो, लेके आऊंगा। अरे तुम आ जाना, मिठाई मैं खिलाऊंगा। तुम बता देना तो सही क्या खाना है तुम्हें यहाँ आके, और सिलेक्शन लेके आना। बगैर सिलेक्शन के भी कभी चक्कर लगे तो आना। मैं हमेशा यही बोलता हूँ बच्चे, मुझे गुस्सा बस एक बात पर आता है, गुस्सा एक बात पर आता है कि आप लोग अगर सफल नहीं हो पाए तो सफल ना हो पाने का कारण होगा आप लोगों की बहुत सारी मेहनत ना करना। आप लाख बहाने बनाएं और जब आप लोगों का स्कोर कम हो जाता है बच्चे, हम लोग आयोग को जिम्मेदार बनाते हैं। और अगर आप बहुत सारी अच्छी तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो आप आयोग को देखेंगे भी नहीं। मेहनत एक ऐसी चीज़ है, इसके दम पर आप एक चीटर से भी आगे निकल सकते हैं। इतनी दम लगा के मेहनत करो। दुख इस बात का होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है, जो मीडियम फैमिली से हैं, निम्न वर्ग से हैं, मध्यम वर्ग से है, वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत नहीं कर रहा है और वो ये नहीं देख रहा है कि मैं अपने दम से बदल सकता हूँ सब कुछ। अगर वो इस चीज़ को पहचान लेना कि भाई हाँ मैं जिम्मेदार हूँ और मैं ये परिवर्तन अपने अंदर, आज तक मेरी जो जिंदगी थी ठीक है, मैं आज से बदलाव करूँगा, अभी से, तुरंत अभी से।
आप सब कुछ बदल सकते हो मेरे दोस्त। बहुत कॉमन लोग जो हैं वो राज कर रहे हैं, बहुत कॉमन लोग दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है वो आज कॉमन है, वो कॉमन थे, उन्होंने अपने आप को बदला, अपने अंदर एक चेंज लेके आए। आप भी लेकर के आओ, आप एक जबरदस्त जबरदस्त प्रदर्शन करोगे, मेरा विश्वास है, मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है। चाहे आप 18 साल का कोई बच्चा है, चाहे 19 का है, 20 का है, आप करोगे, इस सबसे शानदार प्रदर्शन करोगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तो ये ऐसी रचनाएं हैं, सुने हुए नाम है, कि जो बच्चे सुबह के 9 बजे के प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे उनका एक रिवीजन चल रहा होगा। उम्मीद करूंगा बहुत इंजॉय कर रहे होगे। सुने सुनाए नाम तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।